अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रयाग जिला इकाई के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे सुन रहे शोधार्थी, विद्यार्थी, शुभचिंतक और वरेण्य विद्वत समाज, आज का संवाद बदले माहौल में है। देश और दुनिया कोविड-19 नामक चाइनीज महामारी के चपेट में है। देखते देखते सामर्थ्य और ताकत के भ्रम टूट रहे हैं। समर्थ और ताकतवर कहे जाने वाले देशों का भ्रम टूट रहा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, रोम, पेरिस, लंदन जैसे संपन्न शहरों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। ताकत और सुविधा, संपन्नता के जो मापदंड हमने तय किए, वे देखते देखते बिखर गए। इस यथार्थ की व्याख्या में हमारी घोषित शब्दावलियां असमर्थ नजर आ रही हैं। चीन के वुहान शहर से निकला छोटा सा वायरस देखते ही देखते विकास की, बौद्धिकता की, सुविधाओं की और वैज्ञानिक प्रगति की सीमाओं को दिखा देगा, यह शायद किसी ने सोचा ना होगा। तुलनात्मक यथार्थ सुख और दुख को समझने का विवेक देता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस दौर में एक तुलना यूरोप और अमेरिका के वर्तमान यथार्थ की है और दूसरी तुलना विगत में इसी तरह की स्थितियों में हुए भारतीय अनुभव की है। हिंदी अपनी रोजी रोटी है तो हिंदी से शुरू करता हूं। प्रयाग के लोग और प्रयाग के कार्यकर्ता और ऐसे तो पूरा देश निराला जी के नाम से परिचित है। निराला जी की रचना है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट में निराला जी लिखते हैं कि मैं दालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था, जहां तक नजरें जाती थीं इंसान की लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी चल बसी। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो 15 साल का था, उसने दम तोड़ दिया। मेरे 1 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। मेरे परिवार के कई लोग जाते रहे। लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थीं। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। अखबारों से पता चला कि ये सभी एक बड़ी बीमारी के शिकार हुए हैं। निराला ही नहीं, उस समय के प्राय सभी लोग। प्रेमचंद के बारे में कहा गया कि प्रेमचंद को भी स्पेनिश फ्लू हो गया था। खुद गांधी स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए थे। गांधी की पुत्रवधू गुलाब और उनके पोते शांति की मौत भी इसी बीमारी से हुई थी। यह एक सर्वग्रासी घटना थी।
इस महामारी ने करोड़ों लोगों की जान ली। 29 मई 1918 का एक दिन ध्यान देने के लायक है। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे से भारतीय सैनिकों को वापस ला रहा जहाज तब के बंबई और अब के मुंबई बंदरगाह पर आकर लगा। मैं एक पुस्तक का उल्लेख इन दिनों बार बार कर रहा हूं। अमित कपूर की पुस्तक है। अमित कपूर मेडिकल हिस्टोरियन है, चिकित्सा सलाहकार है। उनकी पुस्तक है राइडिंग द टाइगर। यह पुस्तक यूं तो कारपोरेट जगत की दुश्वारियों पर केंद्रित पुस्तक है। अमित कपूर लिखते हैं कि 29 मई 1918 के बाद यह जहाज मुंबई बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा रहा। करीब 10 सिपाहियों को नजला, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। यह तारीख थी 10 जून 1918। पहली बार भारत में स्पेनिश फ्लू का मामला सामने आया। बंबई से यह बीमारी रेल के माध्यम से पूरे देश में फैल गई। बंगाल का अकाल पड़ा इसी समय। बंगाल का अकाल, औपनिवेशिक शासन और स्पेनिश फ्लू कुल मिलाकर एक ऐसा भयावह यथार्थ था जिसे भारत ने अब तक देखा नहीं था। अगर जॉन बेरी की पुस्तक द ग्रेट इन्फ्लुएंजा को आधार माने तो तत्कालीन भारत में लगभग 1,80,00,000 लोग इस बीमारी के शिकार हो गए। यह भारत की तत्कालीन जनसंख्या के लगभग 6% था। 1918 के साल में भारत की आर्थिक विकास दर शून्य से नीचे, यानी शून्य से निषेधात्मक जाकर 10.8% पर चली गई। आपको ज्ञात है कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा रहा है, यानी सन 1911 से 1921 के बीच, जहां भारत की जनसंख्या घटी है। यह दौर स्पेनिश फ्लू का दौर था। मार्च 1920 तक आते आते यह बीमारी नियंत्रण में आ गई। इसी तरह का एक दौर इंग्लैंड में एक बार और आया। 17वीं शताब्दी की घटना है। सन 1663 में वहां के शैक्षणिक संस्थानों को 2 वर्ष के लिए बंद करना पड़ा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ट्रिनिटी कॉलेज 2 वर्ष के लिए बंद रहा। तब सर आइजैक न्यूटन यहां पढ़ा करते थे। लिंकन शहर में उनका घर था, उन्हें अपने घर जाना पड़ा, खेती करनी पड़ी, अपने सेब के बगान में बैठा करते थे। जब वो लौटे 1665 में जब वो लौटे तो अपने कृषि जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी को खोजा। ये अलग बात है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने खोजा या उससे पहले भारत में लोगों ने उसे खोज लिया था। मैं इस घटना का उल्लेख सिर्फ एक कारण से कर रहा हूं कि मानवीय जिजीविषा कई रूपों में, कई घटनाओं में प्रकट होती है। कई बार कठिन स्थितियां सकारात्मक परिस्थितियों को जन्म देती हैं। इन स्थितियों से अगर भारत की वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो स्थितियां भले ही कठिन हों, पर निष्कर्ष यह उतने भयावह नहीं है। निष्कर्ष कई मायने में भारत के लिए सकारात्मक है।
एक सकारात्मक संदेश तो यह निकल कर आ रहा है कि दुनिया को नेतृत्व देने की अमेरिका और यूरोप की नेतृत्व क्षमता प्रश्नचिन्हित है। हम सदा से सुनते आए कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है। इस सदी की शुरुआत में भी एक तकनीकी समस्या आई थी। भारतीय युवाओं ने Y2K कहे जाने वाली इस समस्या का समाधान अपनी उंगलियों की बदौलत निकाल लिया था। अब एक नई समस्या आई है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह मानना है कि कोरोना के साथ जीने की हमें आदत डालनी चाहिए। यानी यह स्थितियां शायद खत्म होने नहीं जा रही। फिर क्या होगा? आज का विषय शिक्षा के संदर्भ में कोरोना के बाद उपजी हुई स्थितियों के मूल्यांकन का है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की विरासत है वह एक जटिल विरासत है। जटिल मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय गुरुकुल पद्धति के साथ साथ मैकाले की शिक्षा पद्धति भी हमें विरासत में मिली है। हमारे ज्ञान की परंपरा औपनिषदिक है, प्रोक्त है, वाचिक है। उपनिषद का अर्थ ही होता है ब्रह्म विद्या के लिए गुरु के नजदीक जाकर बैठना। प्रोक्त का अर्थ है प्रश्नोत्तर शैली। शिष्य प्रश्न पूछते थे, गुरु उत्तर देते थे। भरत का नाट्यशास्त्र प्रोक्त है। भरत और उनके 100 पुत्र, 100 पुत्र यानी 100 शिष्य, उनसे प्रश्न पूछते हैं, भरत उत्तर देते हैं। प्रश्नाकुलता भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास का कारण रही है। कोहम से शुरू हुई भारतीय ज्ञान यात्रा सोहम तक पहुंचती है। अपनी पूरी ज्ञान परंपरा में हम एक आर्गुमेंटेटिव इंडियन, चिर प्रश्नाकुल भारतीय मन हमारा मार्ग निर्देशक है। भारतीय ज्ञान की यात्रा मैं कौन हूं प्रश्न से शुरू होकर इस बात तक पहुंचती है कि मैं तुम हूं, जो तुम हो वही मैं हूं। यह यात्रा जिज्ञासा की यात्रा है। जो औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति हमें विरासत में मिली वह प्रश्नाकुलता को दबाने वाली है। वह पूरी की पूरी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली है, एक रटंत है। वह स्वाभाविक प्रश्नाकुलता, प्रश्न पूछने की मानवीय रोचक बात ध्यान आती है। ये बात हमारे कुलपति ने हमें बताई कि वो एक विद्यालय में गए। कुलदीपक जी अग्निहोत्री ने, तो सारे विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछने की बात आई तो एक विद्यार्थी ने पूछा, जब उसने प्रश्न हाथ उठाया तो जो इस स्कूल का करता धरता था उसने कहा कि नहीं, ये बहुत शरारती विद्यार्थी है, बराबर परेशान करता है। कहा कि नहीं, इसको प्रश्न पूछने दीजिए। कहा कि नहीं नहीं, ये तो भेड़ चराकर अभी आया होगा, ये क्या पूछेगा। कहा कि नहीं जी, मेरी एक जिज्ञासा है। मेरे कमरे में छिपकली के
पूंछ टूट गई। मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद वो पूंछ जम गई। लेकिन मेरे चाचा का हाथ कट गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका हाथ क्यों नहीं जम रहा है। यह एक ऐसे प्रश्न उठता है जिस पर यूरोप और अमेरिका के प्रयोगशाला परेशान है कि मनुष्य के अंग क्यों नहीं उपज रहे, जबकि छिपकली के उपज रहे। भारतीय ज्ञान पद्धति का विकास जिज्ञासा में हुआ विकास है। हमने जो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली पाई, वहां जिज्ञासा और प्रश्नाकुलता के लिए जगह नहीं थी। हमारे दर्शन, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग कर्म हो, मीमांसा और वेदांत हो, साथ ही जैन, बौद्ध और चारवाक भी हमारी प्रश्नाकुलता की देन है। आपको पता है, कर्म मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा कहा गया और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा गया। मैं यह संदर्भ एक खास कारण से दे रहा हूं। पूर्व मीमांसा यानी कर्म मीमांसा ज्ञान को अर्थ और काम के निमित्त बताने का तर्क है। हमारा ज्ञान हमारे जीवन से के ऐश्वर्य से निरपेक्ष नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने ज्ञान की जागतिक भूमिका तय की है। हमारे दार्शनिक मत मतांतर आर्म्स चेयर थिंकिंग नहीं है। ये निठल्ले लोगों के गप नहीं है। इसमें व्यवधान आया। हजारों वर्षों की गुलामी का दौर रहा। जो इस्लामिक लुटेरे आए, वो असभ्य बर्बर लोग थे। उनकी पांथिक मान्यताओं में तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके लिए हम बुतपरस्त थे, काफिर थे। हमें दुनिया में रहने का हक नहीं था। उनके लिए हम जय की बिटिया सुंदर देखी तह पे दरदीन तलवार, यानी तलवार की नोक पर उन्होंने हमारी अस्मत लूटी। उनकी शब्दावली में हमें जीने का अधिकार ही नहीं था। जब हमें ही जीने का अधिकार नहीं था, तो हमारे ज्ञान को, हमारी पुस्तकों को, हमारे मंदिरों को, हमारी आस्था को कैसे बचे रहने देते। आपको पता है, 1193 में तुर्की आक्रांता बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, तो कहते हैं कि उस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 3 महीने तक चलता रहा। आयुर्वेद, वेदांत और बौद्ध दर्शन के करीब 90 लाख पांडुलिपियां जला दी गई। हमारे ज्ञान के केंद्र और उसके वाहक आक्रांताओं की घृणा के शिकार होते रहे। ये घृणा पांथिक घृणा थी। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ और इन दोनों युद्धों ने तय कर दिया कि अंग्रेजों का मुकाबला करने वाले अब लोग नहीं रहे। पर वो समझदार लोग थे। वो जानते थे कि घोड़े पर चढ़े हुए पांथिक लुटेरे शासकों को उन्होंने निपटा दिया, पर असली खतरा गया नहीं है। उन्हें पता था कि उन्हें खतरा भारतीय मनीषा से है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश घृणा के कुछ चिन्ह निश्चित किए। ये चिन्ह थे गुरु, वैद्य और पुरोहित। भारतीय परंपरा में गुरु, वैद्य और पुरोहित की एक सामाजिक स्वीकार्यता रही है, सोशल लेजिटिमेसी रही है। अंग्रेजों को पता था कि इस देश पर शासन करने के लिए, भारतीय मस्तिष्क पर शासन करने के लिए यह जरूरी है कि भारतीय तर्क प्रणाली को नष्ट किया जाए। इसीलिए उन्होंने घृणा के चिन्ह निश्चित किए। गुरु, वैद्य और पुरोहित उनकी प्राथमिक घृणाएं थी, प्राथमिक बौद्धिक घृणाएं थी।
इनकी सामाजिक सत्ता को अर्थहीन कर देना इनका पहला बौद्धिक पड़ाव था और पहली कोशिश रही फोर्ट विलियम कॉलेज। मेरे एक विद्यार्थी हैं फोर्ट विलियम कॉलेज पर, वो काम भी कर रहे हैं। 10 जुलाई सन 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जॉन गिल क्राइस्ट पहले प्रिंसिपल बनाए गए। काम जानते हैं क्या था उनका? काम था भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना। कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। गिल क्राइस्ट साहब स्कॉटिश थे, वे एडिनबर्ग में पढ़े थे। वे व्यवसाय से एक सर्जन थे, पर उनका असली उद्देश्य था भारत में स्थानीय भाषाओं को पढ़कर नए एक वर्ग का निर्माण करना जो दिखता तो हिंदुस्तानी हो पर ब्रिटिश उपनिवेश के हितों का रक्षक हो। प्रश्नाकुल भारतीय मन का स्थान एक अदद खुशामदी दिमाग ने ले लिया। हिंदी का कवि है तो समाजवादी, पर उसकी बड़ी अच्छी पंक्ति है कि हमें चाहिए एक अदद दिमाग जो आदतन खुशामदी न हो। 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह भारत में ब्रिटिश ढंग का पहला विश्वविद्यालय था। फिर तो सिलसिला ही चल निकला। एक ऐसा भारतीय मन बना जो भारतीय बौद्ध से, भारतीय ज्ञान से, भारतीय परंपरा से घृणा करने वाला वर्ग था। गुरु, वैद्य और पुरोहित इसके निशाने पर रहे। देखिए, हम लोग गुरु नहीं है, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं। जिसे ज्ञान देना था उसे सरकारी कर्मचारी बना दिया गया। 1947 के बाद तो विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा बनी वह इस औपनिवेशिक मन के साथ वामपंथी मामला भी जुड़ा हुआ था। कला, मानविकी और समाज विज्ञान के उच्च शिक्षा के संकाय वामपंथी वैचारिक ऐशगाह के रूप में विकसित हुए। ऐसा नहीं कि हमारी आजादी के संघर्ष के दिनों में हमारे नायकों को इसका एहसास नहीं था, उन्हें था। शायद यही कारण है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 4 मार्च 1902 को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 23 दिसंबर 1921 को विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये प्रयास औपनिवेशिक सार्वग्रासिता से मुक्ति और भारतीय प्रतिश्रुति के निर्माण के प्रयास थे। किंतु स्वातंत्रोत्तर भारत में एक ऐसी उल्टी बयार बही कि भारत के उच्च शिक्षा के संस्थान अजय भवन और गोपालन भवन की एजेंसी हो गए। मैं नाम लेकर कह रहा हूं, नूरुल हसन और इरफान हबीब के मानस पुत्रों ने समाज विज्ञान, कला और मानविकी के संकायों को गुरु, वैद्य और पुरोहित से घृणा करने वाले केंद्रों के रूप में विकसित किया। इनकी सामाजिक सत्ता को खत्म कर दिया गया। परिणाम सामने था। भारतीय समाज की फांक और दरार पढ़ने की कोशिश की गई। हर उस विषय पर शोध किया गया जो भारतीय समाज की एकता को खंडित करता। हिंदू समाज की फॉल्ट लाइंस को पढ़ा गया। विश्वविद्यालयों के विभाग, खासकर समाज विज्ञान, मानविकी और कला के संकाय घृणा और अराजकता फैलाने के केंद्र बने।
लैंगिकता पर, जाति पर, भारतीय परिवारों की बनावट पर ऐसे शोध किए गए जिससे हमारे समाज से हमें घृणा हो। इसको सरकार का भी समर्थन रहा और संस्थाओं से भी वित्तीय मदद मिली। दुनिया के बेहतरीन कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों में ऐसे विषयों पर स्कॉलरशिप मिली जो भारतीय समाज की फॉल्ट लाइंस को पढ़ते हों। एक ऐसा बौद्धिक परिदृश्य बना जिसमें भारतीय कही जाने वाली हर चीज से घृणा का भाव बना। कोरोना ने झटका दिया है। एक ऐसी अपरिहार्य स्थिति आई है जहां दुराग्रहों और अतिवादों के लिए जगह कम हुई है। कोरोना से उपजी हुई सामाजिक वास्तविकता ने शिक्षा के संस्थानों को बाध्य किया है कि वे अनिवार्य रूप से तकनीकी पर सवार हों। मिलना जुलना बंद है। जीवित रहना है तो दूरी बनाकर रखनी है। गंध, स्पर्श और संपर्क के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया से दूर रहना है। फिर जिए कैसे? उत्तर आया, तकनीकी के खेल पर सवार होइए। देखते ही देखते हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक के शैक्षणिक संस्थान माइक्रोसॉफ्ट मीट, जूम, फेसबुक, स्काइप पर सवार हो गए। मेरे खुद का अनुभव है। मेरे बच्चे सुबह माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होते हैं, उनकी क्लास शुरू हो जाती है, असेंबली होती है, योग की कक्षा होती है, पीटी होती है, एरोबिक्स होता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे परंपरागत विषय तो होते ही हैं। कल मेरे बच्चे ने कहा कि डैडी हम लोगों के क्लासमेट का जन्मदिन मनाया गया। मैंने कहा कि वो कैसे? कहा कि हम सभी के पेज पर एक वीडियो आया, वो सेलिब्रेशन का वीडियो था, हम सभी लोगों ने शेयर किया। लगता ही नहीं कि विद्यालय बंद हो। आज से ऐसे पहले, मैं बार बार कहता हूं, आज से पहले ऐसा सोचना भी, एक शब्द है पॉलिटिकली करेक्ट, यानी ऐसी शब्दावली जो कि व्यवस्था को स्वीकार्य हो और समाज को स्वीकार्य हो, ऐसा सोचना भी संभव नहीं था। साहब 1995 में भारत में मोबाइल आया, 2006 में फेसबुक आया, 2009 में स्मार्टफोन आया, अप्रैल 2012 में एयरटेल ने पहली बार 4G लॉन्च किया। किसने सोचा था कि 2020 में देश के विश्वविद्यालयों की बैठक और गोष्ठियां माइक्रोसॉफ्ट मीट पर हुआ करेंगी? तकनीकी की व्याख्या में हमारी घोषित शब्दावली असमर्थ रही है। चाइनीज विषाणु का यह संकट विश्वविद्यालयों के माहौल को बदलने जा रहा है। परंपरागत कक्षाएं और गुरुजी लोग या तो इस तकनीक के खेल में शामिल हों या अप्रासंगिक हों। 12 मई को देश के नेतृत्व ने संकेत कर दिया कि शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास की प्रतिस्पर्धा में हमें बचे रहना है तो हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा। अब कक्षाएं गुरुजी लोगों का स्वायत्त इलाका नहीं है। क्लासरूम कोई ऑटोनमस यूनिट नहीं है, वे तकनीक की जद में हैं। इसीलिए पारदर्शिता और जवाबदेही के तर्क लागू हैं। शिक्षा में तकनीकी की उपस्थिति आपको कक्षाओं में अनुशासित रखे हुए है। आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते और कभी भी जा नहीं सकते। आपका हर बोला हुआ शब्द एक अदृश्य कैमरे और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था के जद में है। एक तीसरी आंख का भय आपको मर्यादित रखेगा। एक बात बताऊं, तकनीकी ने व्यवस्था की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है और मानवीय संबंधों की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। यह पारदर्शिता शिक्षा को, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को,
ज्ञान की अथॉरिटी को जवाबदेह बनाए हुए हैं। आप क्या उद्धृत करते हैं, किसके बारे में क्या कहते हैं, आपका विद्यार्थी तुरंत उसे गूगल पर खोलकर देख रहा है। अब सूचनाएं ज्ञान नहीं है, अब व्याख्या ज्ञान है। और यह एक ऐसा खुला खेल है जहां आपकी बुद्धि और चातुर्य के सीमांत साफ साफ नजर आ रहे हैं। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि ज्ञान के निर्माण की एक ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया बन रही है जहां की गोपनीयता के लिए कोई जगह नहीं है। तकनीकी का प्रवेश शिक्षा को त्वरित कर रहा है। मेरा एक अनुभव है, कल आप सबों को ज्ञात है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए। उसमें से एक कोर्स हिंदी स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम है। मैं आपको बताऊं, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया बड़ी दुरूह है। उसी को शायद विद्वता कहते हैं। पर उस पूरे पाठ्यक्रम को 2 या 3 लोगों ने, हिंदी ऑनलाइन पाठ्यक्रम को एक मिर्जापुर के एक विद्यार्थी ने अपने कौशल से उसको तैयार किया है। और उस पर जो अध्याय आ रहे हैं वो मानकीकृत अध्याय हैं। देश के बेहतरीन लोग वहां बोल रहे हैं, वो उनके प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और पूरा देश उसे सुन रहा है। मैं जब ऐसा कह रहा हूं, जब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का यह उदाहरण दे रहा हूं, तो सिर्फ संकेत कर रहा हूं तकनीकी का प्रवेश शिक्षा के मानकीकरण के दिशा में बदलाव ला रहा है। सुदूर इलाकों में सोशल मीडिया से, दूरदर्शन से और अन्य माध्यमों से शिक्षा की पहुंच बढ़ रही है। स्वयं प्रभा इसका उदाहरण है, स्वयं उसका उदाहरण है। भारत जैसे देश में शिक्षा के आधारभूत संरचना के रूप में 2 स्थितियां पनपी हैं। एक तरफ, मेरा तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आता जाता रहता हूं, वहां जो संबंध महाविद्यालय हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। न तो आधारभूत संरचनाएं, न ही ऐसे प्राध्यापक हैं, न उनका ऐसा वेतनमान है जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। और दूसरी तरफ इस देश के सुदूर उत्तर पूर्व के इलाके हैं जहां न तो इस कॉलेज हैं, न ही विद्यालय उस ढंग के बने। ऐसी स्थितियों में इस कोरोना काल में विवशता में ही सही उच्च शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के प्रवेश ने दूर दराज के इलाकों में जहां शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है, वहीं अतिवादी व्याख्याओं और शब्दावलियों को भी निषेधित किया है। अब अतिवादी व्याख्याओं और शब्दावलियों के दिन लद गए। अब तुलसीदास को मार्क्सवादी बताने और श्रीमंत शंकरदेव जी को वामपंथी बताने पर विद्यार्थी नहीं मानने वाला है। उसके पास सूचनाएं हैं, उसके पास तार्किक व्याख्याएं हैं। गुरु की सत्ता को आपने डाइल्यूट किया था, गुरु को आपने सरकारी कर्मचारी बनाया था और सरकारी कर्मचारी की सत्ता को तकनीक ने डाइल्यूट कर दिया है, तकनीक ने नष्ट कर दिया। नया आने वाला कल कह रहा है कि संयमित रहिए, अनुशासित रहिए, पारदर्शी रहिए, जवाबदेह रहिए। आपको एक तीसरी आंख देख रही है। मित्रों, इस पूरे कठिन समय में मुझे हिब्रू विश्वविद्यालय के इतिहास के एक प्राध्यापक जो सोशल हिस्टोरियन है, युवाल नोआ हरारी, इन दोनों उनकी चर्चा है बौद्धिक जगत में।
उनको आप पढ़िएगा। इन स्थितियों की, तकनीक के साथ सत्ता की, राजनीतिक सत्ता ही नहीं, सामाजिक सत्ता भी, उसके संबंधों और किंतु परंतुओं की ये व्याख्या करते हैं। उनकी एक पुस्तक जिनको मैं बार बार उद्धृत करता हूं, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरीज, हिंदी में कहें तो 21वीं शताब्दी के 21 सबक, पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध है। यह पुस्तक हमें बताती है कि नई आने वाली दुनिया में तकनीकी और मनुष्य के संबंधों की व्याख्या क्या होगी। नोआ हरारी का उल्लेख इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि नए बनने वाले समाज में सूचना, ताकत, लोकतंत्र और आतंकवाद के स्वरूप की वो तार्किक व्याख्या करते हैं। अब सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाने का समय गया। सूचनाओं के चयन का विवेक आपको विद्वान बनाएगा। आपके पास इतनी विपुल मात्रा में सूचनाएं होंगी कि आपका विवेक सही और गलत सूचनाओं के अंतर को कर ही नहीं पाएगा। एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जहां आपके पास नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यह सिर्फ ये नए प्रश्न आपके स्थापित बुद्धि को, जिन शब्दावलियों में आपने पढ़ने लिखने की तथाकथित बुद्धि को अर्जित किया है, उस बुद्धि को ही चैलेंज कर रहे हैं। मसलन क्या आपने पढ़ा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नई आने वाले स्थितियों में आपका ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही चैलेंज्ड है। आप समाज में रह नहीं सकते, क्योंकि समाज में रहेंगे कोरोना फैलेगा, नष्ट हो जाएंगे। यह प्रश्न मैं आपको प्रश्न के रूप में ही सब छोड़ रहा हूं कि क्या जिन शब्दावलियों में औपनिवेशिक शिक्षा तंत्र ने और स्वातंत्र्योत्तर भारत के मार्क्सवादी उच्च शिक्षा ने हमारे ज्ञान की निर्मिति को बनाया है, वे शब्दावलियां रिडेंडेंट हो रही हैं। क्या आपको नहीं लगता? मेरे एक विद्यार्थी हैं, उन्हें यह तर्क बहुत पसंद आता है। क्या आपको नहीं लगता कि यूरोपियन रेनेसां और यूरोपियन हेलो जी जी, क्या आपको नहीं लगता कि यूरोपियन रेनेसां और यूरोपियन औद्योगिक क्रांति के उपरांत अपदस्थ कर दिए गए ईश्वर की केंद्रीयता पुनः स्थापित हुई है? क्या छुआछूत जैसे पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेजेस के दिन लद गए? क्या हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो साथ खाने, साथ रहने और एक दूसरे से निकटता के तमाम ज्ञात अज्ञात अवधारणाओं से दूरी बना लेनी होगी? एक चीज और है, कोरोना ने हमारे सामने एक नई स्थिति पैदा की है। हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जीने जा रहे हैं। हमारे नए मित्रों के नाम बिक्सबी, कोर्टाना, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट होंगे। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि सामाजिक संबंधों और सामाजिकता का स्थान तकनीकी ले रही है। यह सुनने में भयानक लग सकता है,
पर यह सच्चाई है। देखते ही देखते एक ऐसा समाज बन रहा है जिस समाज में हमारे दैनंदिन कार्य मनुष्य केंद्रित होने के बजाय तकनीकी केंद्रित होंगे। मेरे परिवार में ऐसे अनुभव हैं। मैं अपने पुत्र से कई बार पूछता हूं, वो गूगल असिस्टेंट से बात करता है, वो सिरी से बात करता है एप्पल के, वो गूगल से पूछता है गूगल हाउ यू, गूगल जवाब देती है या देता है कोनिचिवा। जब वो सिरी को कहता है हे सिरी आई लव यू, सिरी कहती है वो इट्स हर्ट्स। मेरे एक विद्यार्थी, वो एक जगह कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हैं, वो जब घर में अकेले होती हैं तो वो गाना सुनती हैं और सिरी को अपने एलेक्सा को आदेश करती हैं कि गाना गाओ। एलेक्सा गाना गाती है। ये एक नई परिस्थिति है। इन नई परिस्थितियों में हमें जीना है। इंतजार कीजिए, एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जहां हाड़ मांस के दोस्तों की जगह एलेक्सा, सिरी और कॉर्टाना लेने वाले हैं, जो आपकी हुक्मोदली नहीं करेंगे, आपकी टहल बजाएंगे, आपके आदेश का पालन करेंगे, आपको धोखा खाने का डर नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें हाड़ मांस के पुतलों की जगह अंगूठे के निशान लेंगे, पुतलियां लेंगी, हाथों की लकीरें लेंगी। आप इन्हीं से पहचाने जाएंगे। आप एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी होंगे। यह बायोमेट्रिक आंकड़ा आपको पूर्णतया व्याख्यीय इकाई बना देगा। आप नोआ हरारी को पढ़िए। नोआ हरारी कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया बनने जा रही है जहां आपका हंसना, आपका रोना, आपकी सांसें सब कुछ प्रेडिक्टेबल होगी, व्याख्यीय होगी। इस व्याख्यीय होने में उच्च शिक्षा का झूठ भरभरा कर गिर जाएगा। एक नई ज्ञान की दुनिया बनने जा रही है जिसकी व्याख्या में हमारे ज्ञात शब्दावली असमर्थ होगी। एक ऐसी दुनिया होगी, एक ऐसी हाइपर रियल दुनिया होगी जहां की सब कुछ आभासी होगा। ये पूंजी और तकनीक के खेल होंगे। आप इन पे कितना भी गरिया लीजिए, आपको रहना इसी में होगा। आप इससे तटस्थ हो ही नहीं सकते। मैं तो देख रहा हूं विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन परीक्षा को लोग ऑनलाइन होकर ही गाली दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप जिस यथार्थ में आकंठ धंसे फंसे होते हैं उसको समझने का विवेक आप में होता नहीं है। मित्रों, कोरोना काल आपके इस वैचारिक पाखंड को खंड खंड करने जा रहा है। इन नई स्थितियों में सरकार पोषित वित्तीय अनुदान पर आधारित शिक्षा के दिल लद गए। आजादी के बाद विश्वविद्यालयों का तंत्र अनुदान, छात्रवृत्ति, परियोजना की मलाई खाने का तंत्र रहा है। तक्षशिला, विक्रमशिला, लिच्छवी और नालंदा के अनुभव बताते हैं कि विश्वविद्यालयों और शिक्षा के संस्थानों को समाज में ही अपनी प्रासंगिकता साबित करनी पड़ती है। उदाहरण दूं, 600 ईस्वी में नालंदा अपने आसपास के 200 गांवों पर आर्थिक रूप पर निर्भर था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे शालभद्र। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी थी कि नालंदा विश्वविद्यालय से लगे गांव का नाम शालभद्र ही रखा गया। आज भी उस गांव का नाम सिलाव है। पूर्वांचल के लोग जानते होंगे कि सिलाव की बनी हुई एक मिठाई जो सिलाव के खाजा के रूप में प्रसिद्ध है, इसी गांव से निकली है।
इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय में प्रकाश की व्यवस्था जो गांव किया करता था, उस गांव का नाम दीपनगर था। यह दीपनगर आज भी है। यह उदाहरण मैं शिक्षा और समाज के संबंधों की दृष्टि से बता रहा हूं। औपनिवेशिक और वामपंथी वैचारिकी के दबाव में हमने जो शिक्षा संस्थान बनाए, वो समाज की आवश्यकताओं से कटे हुए संस्थान थे। कोरोना ने मौका दिया है कि हमें अगर शिक्षा के संस्थानों को बचाना है तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना होगा, तकनीकी केंद्रित होना होगा, रोजगारोन्मुखी होना होगा, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित पाठ्यक्रम बनाना होगा। सरकारी वेतन, छात्रवृत्ति, अनुदान खाने और गप लड़ाने के दिन गए। कोरोना से उपजी हुई नई स्थिति, नई विश्व स्थिति सरकारी संस्थानों को कह रही है कि या तो बदल जाइए या नष्ट हो जाइए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शिक्षा के नवाचारों पर बातचीत करने का एक अवसर दिया। मित्रों, कई बार क्या होता है कि जो तात्कालिक दवा होती है वो कड़वी लगती है, पर जो शिक्षा संस्थान समाज के प्रतिपक्ष में विकसित होते हुए शिक्षा संस्थान, जो संस्थान देश और सांस्कृतिक गरिमा के विरोध में विकसित होते हुए सांस्कृतिक संस्थान हो, उन संस्थानों को तकनीकी की, प्रौद्योगिकी की यह दवा हो सकता है उन्हें ठीक करे। इसी भरोसे के साथ, इसी आशा के साथ, और भारतीय होने का एक तर्क और भी है, एक चिर आशा, एक चिर विश्वास कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। इसी आशा के साथ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयाग जिला इकाई का आभार प्रकट करता हूं कि वे शिक्षा के नवाचारों के विषय में बातचीत करने का, कुछ तर्क रखने का उन्होंने अवसर दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो एक अपनी श्रृंखला चलाई हुई है, जिसके अनुसार देश और समाज के कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाकर वे बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए उनका आभार। ज्ञान की निर्मिति के गैर संस्थानिक प्रयास भारतीय प्रयास है। भारतीयता की पूरी परंपरा में ज्ञान की निर्मिति गैर संस्थानिक निर्मिति है। आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। नमस्कार।